वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए साथियों, कल क्या होगा कभी मत सोचिए साथियों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसमें होती है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है और यह ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना ज़्यादा बंधुता हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दूसरा प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों एक्स वाई। पुरुष में पुरुषत्व के लिए एक्स वाई गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चौथा प्रश्न है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होती है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होती है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके लिए अपेक्षित नहीं होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। ये सारे अधिकार उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। छठा नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास का प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास का प्रस्ताव कब लाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों वर्ष 1963 ईस्वी में। वर्ष 1963 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, 9वीं सदी में भारत आया अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? 9वीं सदी में भारत आया अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पाल वंश को। पाल साम्राज्य को अरबी यात्री सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया था। आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा साथियों सर सैयद अहमद खान साहब। सर सैयद अहमद खान साहब भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 9वां नंबर प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 10वां नंबर प्रश्न है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? सही उत्तर हो जाएगा वीर सिंह
बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की थी। 11वां नंबर प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों टोडरमल से। टोडरमल कौन थे? टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। 12वां नंबर प्रश्न साथियों, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है, इसका क्या कारण है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा साथियों, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिसके कारण शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है। 13वां नंबर प्रश्न साथियों, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? जब हम पानी की टंकी को ऊपर से देखते हैं तो वह कम गहरी दिखाई देती है। इसका कारण साथियों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई पड़ती है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये किस प्रकार के होते हैं? इन कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते होते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों जस्टिस एम हिदायतुल्लाह महोदय ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। 16वां नंबर प्रश्न है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोलतार। कोलतार जो है यह नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों समय को देखते हुए हमने आज की इस वीडियो में केवल सही उत्तरों को रखा है ताकि आपका समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10 वर्ष। व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, तभी वो न्यायाधीश के लिए नियुक्त हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। 19 नंबर प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो 5 महाव्रत थे, उसमें 4 महाव्रत थे जो पार्श्वनाथ ने, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किया था, किंतु 5वां व्रत जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था वह कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 20वां प्रश्न है साथियों, महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों महाभिनिष्क्रमण। भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 21 नंबर प्रश्न है,
पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश अब कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों चीन। चाइना जो है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। 22वां नंबर प्रश्न है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों चावल। चावल जो है या बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। 23वां नंबर प्रश्न है साथियों, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता अगर पूछता है आपसे, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों गन्ने की खेती। गन्ना की कृषि जो है या खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। 24वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती जो जल विद्युत परियोजना है या किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आज का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों बहुत ही ज़्यादा कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो प्राचीन भारत की एक लिपि है, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी साथियों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।